हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इंडियन पेनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो न्यायिक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और जिनकी आने की संभावना मेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा रहती है। तो उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मेंस एग्जाम में किस तरीके से आंसर्स को लिखना है, सुव्यवस्थित तरीके से एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए, इसको भी देखेंगे। तो जो लोग मेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जुडिशियल एग्जाम से संबंधित जैसे कि जुडिशरी या एपीओ के एग्ज़ाम या अदर्स जो लॉ के एग्ज़ाम हैं जिसमें आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं मुख्य परीक्षा की, तो उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल सिव स्टडी ऑफ लॉ पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी भारतीय दंड संहिता 1860 मुख्य परीक्षा के लिए। उसको फॉलो करके आप सभी वीडियो को एक स्थान पर देख सकते हैं। आज के टॉपिक में पार्ट 5 में हम लोग आईपीसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और किस तरीके से उनके आंसर्स को सुव्यवस्थित तरीके से लिखना है, इसको समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि किस तरीके से मेंस में आंसर्स को लिखना है और जो इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस जिनको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। प्रश्न है कि निम्नलिखित अपराधों की परिभाषा देते हुए उन पर टिप्पणी कीजिए। पहला है कि डकैती को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि चुराई हुई संपत्ति से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है छल को परिभाषित कीजिए। और फोर्थ है प्रत्युत्पन्न द्वारा छल से आप क्या समझते हैं। दृष्टि से आप क्या समझते हैं और कूट रचना को परिभाषित कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग किस तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से लिखना है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डकैती को देखते हैं कि किस तरीके से परिभाषित किया जाता है और परिभाषा किस में दी गई है। तो जो डकैती है वो लूट का एक गंभीरतम रूप है। केवल एक ही तत्व है जो डकैती में है, जो डकैती को लूट से भिन्न करता है। यानी कि जो लूट का गंभीरतम रूप है उसको डकैती कहा जाता है। और जो डकैती में एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जो डकैती को लूट से भिन्न करता है, वह तत्व कौन सा है? वह तत्व यह है कि अपराध करने वाले अपराधियों की जो संख्या है वो कम से कम 5 होनी चाहिए। यानी यदि 5 से कम हुए तो वो लूट में परिवर्तित हो जाएगा और यदि 5 या 5 से अधिक हैं तो वो अपराध डकैती का अपराध हो जाएगा। तो इस प्रकार जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर यानी ज्वाइंट होकर के लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं तो यही कहा जाता है कि वे डकैती करते हैं। जैसा कि धारा 391 में डकैती को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 391 है, उसमें डकैती को परिभाषित किया गया है। तो धारा 391 के अनुसार जो डकैती की परिभाषा है वो इस प्रकार है कि जबकि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर के लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं तो वे डकैती करते हैं, ये कहा जाता है। और यदि वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर के लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसी लूट किए जाने या ऐसे प्रयत्न से मदद करते हैं, कुल मिलाकर के 5 या अधिक व्यक्ति हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है तो यही कहा जाएगा कि वे डकैती करते हैं या डालते हैं। इसके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केसला है रामेश्वर सिंह बनाम राज्य, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1956 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि यदि 6 में से 3 अभियुक्त गढ़ी हुई साक्ष्य के आधार पर रिहा कर दिए जाएं तो शेष को भी डकैती के अपराध में सिद्ध दोष नहीं किया जा सकता है। तो इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 3 लोगों को गढ़ी हुई साक्ष्य के आधार पर उनको छोड़ दिया गया। तो 3 लोग जो बचे थे उनको डकैती के लिए अपराध में सिद्ध दोष नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डकैती में कम से कम 5 लोगों का होना आवश्यक होता है। तो डकैती के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। जहां व्यक्ति घर से डाका डालने के आशय से चले हों, एक व्यक्ति जो नशे में होने के कारण रास्ते में ही रह जाए और केवल 4 व्यक्ति ही लूट करें और उस 5वें व्यक्ति को लूट का हिस्सा दे दें, तो वहाँ पर जो है लूट का अपराध होगा, डकैती का नहीं होगा। क्योंकि डकैती के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वे व्यक्ति जिसने लूटे गए माल में हिस्सा लिया था परंतु घटनास्थल पर वो स्वयं उपस्थित नहीं था, संहिता की धारा 411 के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने का अपराधी हो सकता है, लेकिन डकैती के लिए वो दंडित नहीं किया जा सकता है। डकैती के कुछ विभिन्न स्वरूप भी बताए गए हैं, जैसे कि डकैती एक ऐसा अपराध है जो कई स्तरों पर दंडनीय बनाया गया है, पनिशेबल है। धारा 395 जो है डकैती के लिए दंड तथा धारा 396 से लेकर के 402 तक में डकैती के विभिन्न स्वरूप के बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो जो डकैती के विभिन्न स्वरूप हैं उनको देखते हैं और डकैती के लिए दंड के प्रावधान क्या हैं उनको देखते हैं। तो धारा 395 जो है डकैती के लिए दंड, यानी जो कोई डकैती करेगा
वह ऐसे कारावास से जो आजीवन कारावास हो सकेगा, कठिन कारावास से जो कि 10 वर्ष तक हो सकेगा, उससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 396 है हत्या सहित डकैती। यदि ऐसे 5 या अधिक व्यक्तियों में से जो व्यक्ति संयुक्त होकर के डकैती कर रहे हों, कोई भी एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देगा, तो उन व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हों, कोई भी व्यक्ति हत्या सहित डकैती से नहीं बचेगा। प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु से या फिर आजीवन कारावास से या फिर उस कठिन कारावास से जिसकी जो अवधि है 10 वर्ष तक हो सकेगी, उससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 396 में आजीवन कारावास जो कठिन कारावास हो सकेगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, उससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने से। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण केस ला है सुमेश लाल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्तों पर यही आरोप था कि जब मृतक और उसका पुत्र सो रहा था तब उन्होंने उसके घर में अस्त्र शस्त्रों के साथ प्रवेश किया और मृतक एवं उसके पुत्र पर ऐसा प्रहार किया और बरामदे में आग लगा दी। अभियुक्तों को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 396 के अधीन दोषी ठहराया। नेक्स्ट जो धारा है 397 397 मृत्यु या घोर उपति कारित करने के साथ लूट या डकैती करना। यदि कोई व्यक्ति लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करता है या किसी व्यक्ति को घोर उपति कारित करेगा या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का या उससे घोर उपति कारित करने का प्रयत्न करेगा, तो ये ऐसे कारावास से जिसे जो अपराधी है उससे दंडित किया जाएगा, वो 7 वर्ष से कम का नहीं होगा। धारा 397 जो है मिनिमम कारावास 7 वर्ष का प्रावधान किया गया है। धारा 398 398 घातक आयुधों से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न करना। यदि लूट या डकैती करने का जो प्रयत्न करते समय अपराधी किसी घातक आयुधों से सज्जित होगा, तो ये ऐसे कारावास से जिससे कि ऐसा अपराधी दंडित किया जाएगा जो 7 वर्ष से कम का नहीं होगा। धारा 399 डकैती करने के लिए तैयारी को दंडनीय बनाती है, यानी कि धारा 399 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो तैयारी है उसको भी दंडनीय बनाया गया है। ये प्रश्न मेंस एग्जाम और प्री एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस अपराध की तैयारी को दंडनीय बनाया गया है। तो जैसे कि राज्य के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने के लिए षड्यंत्र करना, उसकी तैयारी को दंडनीय बनाया गया है। और धारा 399 में जो है डकैती की तैयारी जो है वो दंडनीय है, यानी जो कोई डकैती करने के लिए तैयारी करेगा वो कठिन कारावास से जिसकी अवधि जो है कम से कम 10 वर्ष की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी जो डकैती है उसकी तैयारी करना भी दंडनीय है। धारा 400 डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड, यानी जो कोई डाकुओं के गृह में सम्मिलित होगा उसके लिए दंड को निर्धारित किया गया है। यानी जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात, यानी अधिनियम के लागू होने के बाद किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा जो अभ्यस्ता डकैती करने के प्रयोजन से सही युक्त या संयुक्त होते हैं, वे आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी जो अवधि है 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 401 चोरों की टोली का होने के लिए दंड। तो धारा 400 जो है डकैती जो डकैत हैं उनकी टोली में होने के लिए दंड, और धारा 401 जो है चोरों की टोली का होने के लिए दंड के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी जो कोई इस संहिता के लागू होने के बाद किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की किसी घूमती फिरती या अन्य टोली का होगा जो अभ्यस्ता चोरी या लूट करने के प्रयोजन से संयुक्त हुए हों और वे टोली ठगों के या डाकुओं की टोली ना हो, वे कठिन कारावास से जिसकी अवधि जो है 7 वर्ष तक हो सकेगी उससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 402 जो है डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना, यानी जो कोई इस अधिनियम या संहिता के पारित होने के पश्चात किसी भी समय डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित 5 या अधिक व्यक्तियों में से एक होगा, वे कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये जो प्रावधान हम लोगों ने डकैती के संबंध में देखे धारा 391 से लेकर 402 तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हुआ है चुराई हुई संपत्ति से आप क्या समझते हैं। चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करने संबंधी जो प्रावधान है वो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 410 से लेकर के 414 तक में दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। यानी कि किन संपत्तियों को चुराई हुई संपत्ति माना जाता है, तो ऐसी कौन सी संपत्तियां हैं जिनको चुराई हुई संपत्ति माना जाएगा। तो ऐसी निम्नलिखित संपत्तियां हैं जिनका पहला है कि ऐसी संपत्तियां जिनका कब्जा जो है चोरी के द्वारा या उद्यापन या लूट के द्वारा अंतरित किया गया है तो वो चुराई हुई संपत्ति माना जाएगा।
दूसरा है ऐसी संपत्तियां जिनका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है या न्याय भंग किया गया है, उन संपत्तियों को चुराई हुई संपत्ति माना जाएगा। तो धारा 10 चुराई हुई संपत्ति को परिभाषित करती है। वे संपत्ति जिसका कब्जा चोरी के द्वारा या उत्थापन के द्वारा या लूट के द्वारा अंतरित किया गया है, और वह संपत्ति जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है या जिसके विषय में आपराधिक न्याय भंग किया गया है, चुराई हुई संपत्तियां कहलाती हैं, चाहे वे अंतरण या दुर्विनियोग या न्याय भंग भारत के भीतर किया गया हो या फिर बाहर किया गया। किंतु यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है जो उसके कब्जे के लिए वैध रूप से हकदार है, तो ये चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती है। यानी ऐसी संपत्ति है जो संपत्ति का वास्तविक स्वामी है उसके पास पहुंच जाती है, तो ये संपत्ति चुराई हुई संपत्ति नहीं कही जाएगी। धारा 411 यह प्रावधान करती है कि चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना, यानी कोई भी व्यक्ति जो है चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से किस तरीके से प्राप्त कर सकता है। यानी जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को ये जानते हुए या विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि वे संपत्ति जो है चुराई हुई है, बेईमानी से उसको प्राप्त करेगा या उसको रखेगा या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी जो अवधि है 3 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केसला है, नारायण प्रसाद एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला है, 2006 का है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया था कि डकैती में लूटी गई संपत्ति अभियुक्तों के कब्जे से बरामद की गई है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिससे ये साबित होता कि उन्होंने आभूषण खरीदते वक्त पूरी जानकारी की थी। वे डकैती से लूटे गए जेवरात खरीदे रहे हैं। उनका कहना था कि उन्होंने जेवरात खरीदे हैं, कोई अन्य व्यक्ति से खरीदे हैं एवं उसकी जो रसीद है वो भी उनके पास है, परंतु ऐसे व्यक्ति की बचाव पक्ष के जो गवाह के रूप में परीक्षा नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये अब निर्धारित किया कि अभियुक्त भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 411 के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के दोषी थे, ना कि वो धारा 412 के अंतर्गत। 412 क्या कहती है? ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती में चुराई गई हो। यानी जो कोई ऐसी किसी चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा जिसके कब्जे के विषय में वे यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वे डकैती द्वारा अंतरित की गई है, अथवा ऐसी किसी व्यक्ति से जिसके संबंध में वे यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वो डाकुओं की टोली का है या रहा है, या ऐसी संपत्ति जिसके विषय में वे जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि चुराई हुई जो संपत्ति है वो बेईमानी से प्राप्त करेगा, वे ऐसे कारावास से जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा, कठिन कारावास से जिसकी अवधि जो है 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, उससे दंडित किया जाएगा और साथ ही जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 413 चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासता व्यापार करना, यानी जो चुराई हुई संपत्ति है उसको बेचना, उसका व्यापार करना। जो कोई ऐसी संपत्ति जिसके संबंध में ये वे जानता है कि वे या उसको विश्वास करने का कारण रखता है कि संपत्ति जो है चुराई हुई है, उसको अभ्यासता प्राप्त करके उसका व्यापार करेगा, तो वे ऐसे कारावास जो कि आजीवन कारावास हो सकेगा या फिर दोनों में से किसी भी भांति के कारावास है जिसकी अवधि जो है 10 वर्ष तक हो सकेगी, उससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 414 है चुराई हुई संपत्ति का छिपाने में सहयोग करना। तो जो कोई चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहयोग करेगा, सहायता करेगा या उसको इधर उधर करने में स्वेच्छा सहायता करेगा, जिसके विषय में वो जानता है कि या उसको विश्वास करने का कारण भी रखता है कि वह संपत्ति जो है चुराई हुई, तो ये दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि जो है 3 वर्ष तक हो सकेगी या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड था वो छल चीटिंग के विषय में था। छल को परिभाषित कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है चीटिंग, छल, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। छल के संबंध में जो प्रावधान है वो आईपीसी की धारा 415 से 420 तक में दिए गए हैं। तो धारा 415 छल को परिभाषित करती है। तो छल की जो परिभाषा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, यानी जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना के द्वारा बेईमानी से या कपटपूर्वक आशय से उसको उत्प्रेरित करता है कि वे किसी भी अन्य व्यक्ति को संपत्ति का प्रदान करे या संपत्ति को रखने की अनुमति प्रदान करे या किसी ऐसे कार्य या लोभ को साथ से उत्प्रेरणा देना जो वे नहीं करता है, इस प्रकार से प्रवंचित ना किया जाता है। ऐसे कार्य लोभ के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को क्षति होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति ये चाहता है कि वे उसके द्वारा दी गई संपत्ति को रखे या उसको रखने का विश्वास करे कि वो संपत्ति जिस तरीके से दी गई उसी तरीके से है, तो यदि वो व्यक्ति उसी तरीके से रख लेता है और वो वस्तु जो है वास्तविक में उस रूप में नहीं है, तो ये कहा जाएगा कि वो छल करता है। तो क्षति जो है वो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी, संपत्ति जो नुकसान संबंधी या अपहानिकारित होती है या कारित
होनी संभव हो तो ये कहा जाएगा कि वो छल करता है। छल के अपराध में जो व्यक्ति को क्षति होती है वो शारीरिक भी होती है, मानसिक भी होती है, ख्याति संबंधी भी होती है और नुकसान, संपत्ति के नुकसान संबंधी भी होती है। तो जो अपराध है इसमें कई बार ये पूछा जाता है कि जो छल का अपराध है वो किन अवस्थाओं से संबंधित है, जैसे किस क्षति से संबंधित है। तो शारीरिक क्षति भी आएगी, मानसिक क्षति भी, और ख्याति संबंधी क्षति और संपत्ति के नुकसान संबंधी क्षति भी होगी यहाँ पर व्यक्ति को। इन सभी क्षति को मिला करके जो है अपराध छल का अपराध बनता है। इसका जो स्पष्टीकरण है उससे स्पष्ट रूप से समझते हैं कि तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत प्रवंचना है। दृष्टांत ये कहता है कि ए सिविल सेवा में होने का मिथ्या उपदेश करके साक्ष्य जो है बाई से प्रवंचना करता है और इस प्रकार बेईमानी से बाई को उत्प्रेरित करता है कि वे उसे उधार पर माल ले लेने दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका इरादा नहीं है। तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि ए ने बाई के साथ छल किया है। दृष्टांत भी है, ए एक वस्तु पर कूट चिन्ह बनाकर उससे बाई से साथ से प्रवंचना करके उससे ये विश्वास कराता है कि वे वस्तु किसी प्रसिद्ध विनिर्माता द्वारा बनाई गई है और इस प्रकार वस्तु का क्रय करने और उसका मूल्य चुकाने के लिए बाई को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि ये जो है उसने बाई के साथ छल किया है। तो छल की जो आवश्यक शर्तें हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, वो ये हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 415 में छल को परिभाषित किया गया है। तो जो छल का अपराध है उसके लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है, यानी किसी भी व्यक्ति को प्रवंचित किया गया हो, पहला तो ये है, और दूसरा है किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति रखने की सम्मति देने के लिए कपट पूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित किया गया हो। तीसरा है प्रवंचित व्यक्ति को कोई काम करने के लिए या करने से लोभ करने के लिए साथ से इस प्रकार उत्प्रेरित किया गया हो कि यदि वे व्यक्ति प्रवंचित ना किया गया होता तो ये कार्य ना करता या करने का लोभ ना करता और इस प्रकार व्यथित व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं ख्याति संबंधी क्षति हुई है या होने की संभावना है। तो ये जो सभी तत्व हैं ये छल के अपराध में होने आवश्यक हैं। इसके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केसला है, अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य, ये आया 1961 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इस मामले में अभियुक्त ने स्नातकोत्तर परीक्षा में बैठने के लिए विश्वविद्यालय से परीक्षा फॉर्म भरा जिसमें उसने स्वयं को बीए उत्तीर्ण एवं 3 वर्ष का शिक्षण कार्य का अनुभव से युक्त विवरण का उल्लेख किया था। विश्वविद्यालय के द्वारा जब जांच की गई तो जांच करने पर जो फॉर्म के साथ संलग्न दस्तावेज किए गए थे उसमें ये पाया गया कि वो दस्तावेज हैं मिथ्या हैं। तो इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय किया कि अभियुक्त जो है छल के अपराध के प्रयत्न का दोषी है, उसने छल के अपराध का प्रयत्न किया है। नेक्स्ट जो है प्रत्युत्पन्न द्वारा छल से आप क्या समझते हैं। तो प्रत्युत्पन्न द्वारा छल के संबंध में जो प्रावधान है वो आईपीसी की धारा 416 में दिया गया है। तो प्रत्युत्पन्न द्वारा छल जो है कोई भी व्यक्ति यदि प्रत्युत्पन्न के द्वारा छल करता है तब ये कहा जाता है जब वे ये उपदेश करके कि कोई भी अन्य व्यक्ति या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करे या व्यक्तिष्ठ करके कि ये कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति है वस्तुतः उसे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है छल करता है तो प्रत्युत्पन्न के द्वारा छल कहा जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है किसी दूसरे के सदृश रूप में अपने को प्रदर्शित करता है तो उसके प्रत्युत्पन्न द्वारा छल कहा जाता है। स्पष्टीकरण ये कहता है कि ये अपराध हो जाता है चाहे व्यक्ति जिसका प्रत्युत्पन्न किया गया है वास्तविक व्यक्ति हो अथवा काल्पनिक व्यक्ति हो। दृष्टांत से ये प्रदर्शित होता है कि ये उसी नाम का अमुक धनवान बैंकर है, ये इस उपदेश के द्वारा छल करता है कि ये प्रत्युत्पन्न के द्वारा छल करता है, ये कहा जाता है। दृष्टांत भी ये कहता है कि बी नामक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है और बी होने का उपदेश करके के द्वारा ए छल करता है तो यह कहा जाएगा कि ए ने प्रत्युत्पन्न के द्वारा छल किया है। छल के संबंध में जो दंड है वो धारा 417 छल के लिए दंड और धारा 419 में जो है प्रत्युत्पन्न द्वारा छल के लिए दंड के प्रावधान दिए गए हैं। तो दोनों में जो दंड है अलग अलग हैं। धारा 417 क्या कहती है, जो कोई छल करेगा वे दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि जो है 1 वर्ष तक हो सकेगी या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 419 ये कहती है कि जो कोई प्रत्युत्पन्न द्वारा छल करेगा तो ये दोनों में से किसी भी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी। यहाँ पर 3 वर्ष की है और 417 में 1 वर्ष का कारावास है, जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो रिष्ट के संबंध में था। मिसचीफ के संबंध में आईपीसी की धारा 425 में प्रावधान दिए गए हैं। तो मिसचीफ से आप क्या समझते हैं, रिष्ट क्या है। सामान्यतः रिष्ट होना तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को इस प्रकार सदोष हानि पहुंचाता है या ऐसी क्षति कारित करता है जिससे वह संपत्ति या तो नष्ट हो जाती है या उसका मूल्य या उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। यानी कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को इस प्रकार से क्षति पहुंचाता है कि या तो उस संपत्ति को मूल्य कम हो जाता है या उसकी उपयोगिता कम हो जाती है या वह संपत्ति नष्ट हो जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति नदी किनारे खड़े हुए हैं और
उसकी सोने की अंगूठी देखने के लिए मांगता है और उसको नदी में फेंक देता है। तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि ए ने बी की अंगूठी जो फेंकी है तो यहाँ पर ए ने रिष्टि की है। तो रिष्टि के संबंध में प्रावधान भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 425 में दिए गए हैं। 425 इस प्रकार है, यानी जो कोई इस आशय से या संभाव्य जानते हुए कि वे लोग को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी संपत्ति का नाश या किसी संपत्ति में उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है, उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, तो ये रिष्टि करता है, यही कहा जाता है। रिष्टि के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो ये हैं कि रिष्टि के निम्नलिखित आवश्यक तत्व होने चाहिए। पहला है कि जन सामान्य को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या सदोष क्षति कारित करने का आशय या संभावित ज्ञान हो। दूसरा है कि किसी संपत्ति को नष्ट करना या उसकी स्थिति में कोई तब्दीली करना, परिवर्तन करना। तीसरा है और इस प्रकार परिवर्तन से उसके मूल्य की उपयोगिता में कमी आना। तो ये जो तथ्य हैं वो आवश्यक तत्व हैं रिष्टि के। स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि रिष्टि के अपराध के लिए आवश्यक नहीं है कि अपराधी जो है क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखता हो। ये पर्याप्त है कि उसका आशय ये हो या संभाव्य जानता हो कि वे किसी भी संपत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ति को, चाहे वे संपत्ति उस व्यक्ति की हो अथवा ना हो, सदोष हानि या नुकसान कारित करे। दूसरा स्पष्टीकरण ये है कि ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की हो और अन्य व्यक्तियों की हो, रिष्टि की जा सकेगी। इसका दृष्टांत है कि बाई को सदोष हानि कारित करने के आशय से बाई की मूल्यवान प्रतिभूति को ये स्वेच्छा से जला देता है, तो ए ने यहाँ पर रिष्टि का अपराध किया है। दृष्टांत सी है, ए इस आशय से बाई की अंगूठी नदी में स्वेच्छा फेंक देता है कि बाई को तद्वारा सदोष हानि कारित करे, तो यहाँ पर ए ने रिष्टि का अपराध किया है। दृष्टांत जी है, बाई के साथ एक घोड़े में संयुक्त रखते हुए बाई को सदोष हानि कारित करने के आशय से ए उस घोड़े को गोली मार देता है, तो यहाँ पर ए ने रिष्टि की है। इसके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केसला है, नागेंद्र नाथ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का मामला है, 1982 का है। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि अभियुक्त को रिष्टि के अपराध का दोषी होना पाया, क्योंकि अभियुक्त ने पोस्ट मास्टर से रजिस्टर्ड पार्सल प्राप्त करने के बाद पावती जो है एक्नॉलेजमेंट जो रसीद उस पर हस्ताक्षर सिग्नेचर किए, परंतु पोस्ट मास्टर को वापस करने के बजाय जो पावती थी एक्नॉलेजमेंट रसीद को फाड़कर फेंक दिया। तो यहाँ पर जो है अभियुक्त को रिष्टि के अपराध का दोषी करार दिया गया था। रिष्टि के लिए दंड एवं जो विभिन्न स्वरूप हैं, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 426 में रिष्टि के अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है और धारा 427 से लेकर के 440 तक में जो रिष्टि के विभिन्न स्वरूप हैं उनका वर्णन किया गया है। तो 426 में रिष्टि के लिए क्या दंड होगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि जो है 3 महीने तक हो सकेगी, या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। रिष्टि के लिए जो दंड है 3 महीने या जुर्माना या फिर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोर्ट रचना। फोर्जरी को परिभाषित करते हुए आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए, यानी फोर्जरी से आप क्या समझते हैं। तो फोर्जरी के संबंध में जो प्रावधान है वो आईपीसी की धारा 463 में दिए गए हैं। धारा 463 में कूट रचना को भारतीय दंड संहिता की धारा 463 में निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है। धारा 463 कूट रचना यानी जो कोई किसी भी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या दस्तावेज अथवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक या किसी भी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, ये कारित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति अलग करे या कोई भी अभियुक्त या विवक्षित संविदा करे, इस आशय से रचता है कि ये कपट करे या कपट के किया जा सके, तो ये कूट रचना करता है, ये कहा जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी दस्तावेज को जो कि या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को किसी भी भाग को इस तरीके से उसको बनाता है कि जो है किसी भी लोग पब्लिक ऑफिसर को या किसी भी व्यक्ति को उससे नुकसान धोखे में डाल करके नुकसान पहुंचाए, क्षति कारित करे, तो ये कहा जाएगा कि उसने कूट रचना की है। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा जो 91 है तथा प्रथम अनुसूची के द्वारा इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है। कूट रचना के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं क्या क्या होने चाहिए, तो धारा 463 कूट रचना की परिभाषा से निम्नलिखित आवश्यक तत्व जो हैं स्पष्ट होते हैं। पहला ये है कि किसी भी मिथ्या दस्तावेज या उसके किसी भाग की रचना की गई हो। दूसरा है ऐसी रचना का जो आशय क्या होना चाहिए कि पब्लिक हो या किसी भी व्यक्ति को नुकसान या क्षति पहुंचाने का हो, किसी भी दावे या हक का समर्थन करना हो, किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से पृथक करना हो और किसी व्यक्ति के साथ अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करना हो। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये जो हैं होने चाहिए, तभी जो है कूट रचना का अपराध, फोर्जरी का अपराध घटित होगा। और कपट किया जा सके या कपट करना हो, ये भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो
कूट रचना के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट केस ला है AK घोषाल बनाम TK वेंकटेश का मामला है, 1992 का है। इस मामले में ये निर्धारित किया गया कि जहां दो पक्षकारों के बीच निष्पादित दस्तावेज को कूट रचित दस्तावेज की कोटि में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्षीकरण की संभावना रहती है और मिथ्या दस्तावेज के कूटकरण के अपराध के लिए दस्तावेज में प्रयुक्त शब्दों को जिस रीति में आश्रित किया गया हो उसे प्रथम दृष्टा यानी प्रमा फेसाई ये साबित होना आवश्यक है कि प्रयुक्त मिथ्या शब्द जो है बदनीति और धोखेबाजी के आशय से लिए गए हों। नेक्स्ट केस ला है TN रघुमणि बनाम C अच्युतन मेनन का मामला है, 1991। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया था। जो तथ्य थे वो इस प्रकार थे, अभियुक्त ने दूसरे व्यक्ति के नाम से निर्माण कार्य कराने की अनुमति के लिए एक आवेदन किया है, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से भवन का निर्माण कराने के लिए उसने आवेदन किया, परंतु उसका आशय किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि अभियुक्त कूट रचना के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से निर्माण कराने के लिए आवेदन करता है, वहाँ पे वो कूट रचना नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोगों ने IPC के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट्स और सिलेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से मेंस में लिखना है विद केस लॉ और इम्पॉर्टेंट्स एलिमेंट्स के साथ में देखा। इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोज को पाने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। आपको हमारे चैनल पर मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से IPC CRPC एविडेंस एवं अदर्स लॉ के वीडियोज उपलब्ध हैं, वो मिल जाएंगे। और सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई, प्री की अलग बनी हुई, मेंस की अलग बनी हुई। जिस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करना चाहते हैं उसको देख सकते हैं। जैसे कि जब आप हमारे चैनल सिव स्टडी ऑफ लॉ पर जाएंगे तो होम पेज पर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आप जो थर्ड ऑप्शन देखेंगे प्लेलिस्ट का, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सभी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। तो जिस किसी भी प्लेलिस्ट को आप फॉलो करना चाहते हैं, जैसे कि भारतीय दंड संहिता 1860 मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, तो यहाँ पर आपको सभी वीडियो जो हैं IPC के मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्थान पर मिल जाएंगे, जिनको फॉलो करके आप जितने भी वीडियो इससे पहले अपलोड किया चुके हैं उन सभी को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 मेंस एग्जाम, इसमें आपको अभी बहुत से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उनके वीडियो मिलते रहेंगे और जिनको कराया जा चुका है उनको आप फॉलो कर सकते हैं। उत्तराखंड APO की जो लोग तैयारी करना चाहते हैं प्री एग्ज़ाम की, तो प्री एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और जो लोग बिहार APO मेंस एग्ज़ाम की तैयारी सुचारू रूप से करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पर एक बिहार APO मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम कंप्लीट मटेरियल की प्लेलिस्ट दी गई है, जिसमें आपको IPC CRPC एविडेंस और जो माइनर एक्ट के अंतर्गत आपसे 6 लॉ के अंतर्गत प्रश्नों को पूछा जाएगा उन सभी के इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोज विद PDF के मिल जाएंगे। जैसे ही आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और साइट में सभी वीडियो जो हैं सिक्वेंस से आपके सामने पहले जितने भी माइनर लॉ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी के वीडियो आपको मिल जाएंगे। और IPC के CRPC के एविडेंस के सभी वीडियो जो हैं आपको लॉ से रिलेटेड बिहार APO मेंस के मिल जाएंगे, जिनको आप एक ही स्थान पर प्लेलिस्ट को ओपन करके 1 बाय 1 देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप लॉ के संबंध में इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोज पाना चाहते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन आएगी इसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज की सूचना समय से मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज का वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।